नमस्कार आप सभी को। मैं पुनीत पाठक हूं और IBS 24 की इस खास प्रस्तुति में बहुत स्वागत है आपका। 2023 से एक के बाद एक चुनाव दर चुनाव हमने सरकारों को चुना, सरकारों को ये अवसर दिया कि जो हमारी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो उन पर काम करके दिखाएं। और किसी भी सरकार को काम करने के लिए आवश्यकता होती है एक वित्तीय बजट की। उसका लेखा जोखा प्रतिवर्ष बजट के नाम से आता है। देश का बजट हम देख चुके हैं। अब की बार का बजट बड़ा नया और क्रांतिकारी माना गया। वजह टैक्स पेयर को मिलने वाली वो छूट, वो राहत, वो स्लैब का बढ़ना जिसका इंतजार हम वर्षों से करते आए थे और मांग करते आए थे। अब है बारी प्रदेशों की। प्रदेश में भी 2023 में छत्तीसगढ़ में नई सरकार आई। 3 टर्म के बाद कांग्रेस पार्टी के एक शासनकाल को देखकर जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया। साय सरकार ने आकार लिया और अब उनको 14 से 15 महीने काम करते हुए हो गए हैं। ये दूसरा बजट वित्त मंत्री के तौर पर OP चौधरी साहब का है और जिस लोकेशन पर हम हैं, नालंदा परिसर रायपुर। आप प्रशासनिक अधिकारी पहले रहे, पॉलिटिशियन बनने से पहले वित्त मंत्री जी, और ये उन्हीं की सोच, उनका गाइडेंस था कि ये परिसर आकार लिया। तो आज हमें शानदार लोकेशन से वापस एक अर्थशास्त्री ने जिस हिसाब से बजट को डिज़ाइन किया, इसमें अलग अलग अंगों को जोड़ा, राज्यों के पास में कितना अवसर है किसी एक अर्थशास्त्री के तौर पर, वे क्या दे सकते हैं, इस पर हमारी अपनी उम्मीदें क्या हैं, उनको पहुंचाने के लिए हमने इसी नालंदा परिसर को चुना है। तो आइए इस नालंदा परिसर से परिचय आपको कराता हूं बिना देर किए उस विशाल पैनल से जो समर्थ है हम सब की उम्मीदों को अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए। हर एक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन आपको इस मंच के ऊपर दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले हमारे साथ जितने भी गेस्ट मौजूद हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। राजीव चक्रवर्ती साहब से शुरू करूंगा। राजीव चक्रवर्ती साहब बैठे हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और उनके साथ में उनके समकक्ष अमित श्रीवास्तव जी, जिनकी तरफ मैं देख रहा था, तो कांग्रेस पार्टी के। तो आप दो ध्रुव हैं, क्योंकि राजनीति में हमेशा दो लोगों से बातचीत की शुरुआत की जाती है। R कृष्णदास साहब हैं, जो न इस पक्ष के न उस पक्ष के वरिष्ठ पत्रकार और दोनों पक्षों की नब्ज़ को अच्छी तरह समझते हैं। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी सर हैं, शिक्षाविद हैं आप, जाने माने, और जिस तरीके से, जिस अंदाज़ में हम इन्हें हमेशा एक्सपर्ट के तौर पर पाते हैं, तो आज हमें गाइड करेंगे सबसे पहले इस नालंदा परिसर से। शशिकांत चंद्राकर सर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और हमने देश के बजट में भी आपकी एक्सपर्ट ओपिनियंस को लिया था। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। आनंद सिंघानिया जी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। आप रियल स्टेट छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के एक ऐसे स्तंभ बन चुके हैं कि जिनको सुनना, जिनको समझना, जिनकी एक्सपेक्टेशन क्या है प्रदेश की सरकार से, बड़ा ज़रूरी है सरकार के लिए भी। तो बहुत आज आपकी राय मायने रखने वाली है आनंद सर। अरुण देवांगन जी हैं, आप कर्मचारी का भी बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। कर्मचारी वर्ग क्या सोचता है। तेजराम पटेल जी, विद्रोही, ये विद्रोही के बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम तेजराम पटेल साहब से किसानों की उम्मीदों के बारे में बात करेंगे। आप किसान नेता हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हरक मालू जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, नमस्कार करता हूं आपको। पूर्व अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन के, और जिस तरीके से अभी सोने के दाम ऊपर जा रहे हैं और केंद्र की कुछ नीतियाँ हम देख रहे हैं, बाज़ार का हाल देख रहे हैं, इसमें उनकी उम्मीदें भी पूछ लेंगे हम कि अब उनकी उम्मीदें इसमें क्या जुड़ने वाली हैं। जय ननवानी साहब हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, मैं उन्हें भी नमस्ते करता हूं, स्वागत है आपका। और इस पूरे पैनल में महिलाओं को रिप्रेजेंट करने वाली शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जानी मानी डॉक्टर शिफाली जैन जी हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, बहुत स्वागत है आपका। आइए वापस आते हैं। बजट वैसे तो साल भर का एक लेखा जोखा होता है, लेकिन सरकार के पास, प्रदेश सरकार के पास क्या है। पिछली बार के बजट को अगर आप देखेंगे तो पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर जब OP चौधरी साहब बजट लाए तो इसमें ज्ञान नाम की एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया और इसमें 4 वर्गों को रिफ्लेक्ट किया जो केंद्र सरकार की और मोदी जी की मंशा थी। डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब हैं, हमने तब भी उनसे बात की थी। सर, अब की बार ये जो दूसरा बजट है OP चौधरी साहब का, आप क्या सोचते हैं। पिछली बार ज्ञान था, तो अब की बार ज्ञान के ही हर वर्ग का एक्सटेंशन होगा। हाँ, ऐसा लगता तो है कि ज्ञान के ही हर वर्ग का, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा समाज ही उसमें समाहित है जी। ज्ञान में मैं पकड़ता हूँ युवा को और नारी को, और मैं कुछ उम्मीदें जताना चाह रहा हूँ कि चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 25 से 50 पहुँचाना है, तो 25 से 50 पहुँचाना ऐसे ही नहीं पहुँच जाता। हर वर्ष 6% की वृद्धि होनी जरूरी है। तो वो 6% के लिए जितने अर्थ सहायता की ज़रूरत है, हाँ, वो GDP का 6% होना चाहिए, अभी 2.5% है।
तो मुझे लगता है वो अगर हम 6% की जगह 4% भी शुरू करें हम लोग, तो वो अर्थ सहायता, अभी सिर्फ तनख्वाह देने लायक बजट होता है शिक्षा का, तो वृद्धि करने लायक कुछ रहता नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ में वृद्धि नहीं देखी जाती। वृद्धि करने के लिए कुछ 1.5% अगर दे दिया जाए जीडीपी का, तो एक तो वो है। दूसरा है, युवाओं के लिए स्टार्टअप बहुत ज़रूरी हो गया है। आज ही वित्त मंत्री शायद भिलाई पहुंचे थे स्टार्टअप के लिए, तो स्टार्टअप में छत्तीसगढ़ अगर बेहतरीन करना चाहता है या बेहतर करना चाहता है, तो रोज़गार की हालत वैसे भी बहुत नहीं है, तो स्वरोजगार पे तो हम काम करें। तो उसमें अगर जो टैक्स की छूट है 10 वर्ष की देने की बात चल रही है, अगर वो चले तो प्रोत्साहन मिलेगा युवाओं को, ऐसा लगता है। अभी इस बार जो एजुकेशन को लेकर के माहौल चल रहा है, नई एजुकेशन नीति, पिछली सरकार का अपना एक मॉडल था स्कूल्स को लेकर और हायर एजुकेशन को लेकर, अब की सरकार का अपना एक खुद का एक विज़न है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हम केंद्र की योजनाओं का देखते हैं। एजुकेशन के लिहाज से आपको क्या लगता है, बजट पिछली बार से बढ़ाना पड़ेगा? जो एस्पिरेशंस रहे हैं, जो उम्मीदें रही हैं, एक्सपेक्टेशंस भी आपने इसमें जोड़े हैं, तो उसके लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा, या आपको लगता है कि जो रखा गया था पिछली बार उसके आसपास ही होगा? नहीं, कम से कम इसमें 25% की बढ़त होनी चाहिए। हाँ, उसका कारण ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तो हमने बात कर ली, लेकिन पीएम श्री स्कूल्स अगर 100 आएंगे छत्तीसगढ़ में, तो पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार की योजना है और उसको जल्दी से लागू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए वो ज़रूरी है, क्योंकि उसमें अधोसंरचना भी नया लगेगा और सेटअप भी नया लगेगा। ठीक है। हमारे साथ में वैसे सारे वर्गों का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं पहले आर कृष्णदास सर से पूछूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के नाते सर, आपने कई बजट देखे हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं, साया सरकार का जो विज़न है, साया सरकार की जो अभी काम करने की शैली है, उसमें आपको कैसा लगता है? अब ना चुनावी साल है और ना आने वाले 3-4 साल और चुनाव में जाना है, ये बजट कैसा होगा? रियलिस्टिक होगा, कठोर कदमों वाला होगा? क्योंकि देश का बजट हमने देखा तो थोड़ा सा राहत मिली, लेकिन प्रदेश का बजट राजनीतिक लिहाज से, अर्थशास्त्र के कोण से हम देखें तो कितना स्कोप आप पाते हैं, और जो गवर्नमेंट का वर्क कल्चर है उसको देखते हुए? देखिए पुनीत जी, अभी गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट किया है, ओवर 7% ग्रोथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चैलेंजेस बहुत हैं। हाँ। क्योंकि आप इतना आसान नहीं है कि जब हम सोचते हैं, क्योंकि जैसे आप बजट बोलते हैं, बजट इतना वजनदार शब्द है, क्योंकि इतना आसान नहीं है रेवेन्यूज़ और रिसोर्सेज को आपको मोबिलाइज करना। खासकर जब हम ऐसे स्कीम्स ला रहे हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं, उस स्कीम्स में इतना एक्सपेंडिचर है, तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो उसका क्या प्रोपोर्शन रहेगा, उसके लिए गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगती है कि गवर्नमेंट को अपने ओन रिसोर्सेज जो हैं या अपना ओन रिसिप्ट्स जो हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, कि सरकार कहाँ से पैसे लाएगी, क्या उसका माध्यम होगा, उस पर इनको जोर देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो स्कीम्स में पैसे लग रहे हैं, जो खर्चे हो रहे हैं, उसको आप कहाँ से कंपनसेट करेंगे? क्योंकि आपका इशारा डायरेक्ट बेनिफिट की तरफ है। एग्जैक्टली। क्योंकि जो पिछली बार ज्ञान था, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं के लिए था और 70,000 करोड़ का प्रबंध करना एक बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल। तो आप देखिए, जब ये स्कीम्स जब आप लॉन्च कर रहे हैं तो उसको कैसे कंपनसेट करेंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको अपनी रिसिप्ट बढ़ानी पड़ेगी, आपके पास में क्या सोर्सेज हैं उसको आपको ध्यान में देना पड़ेगा, आपको अपना रकम बढ़ानी पड़ेगी, आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप बहुत सारे चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं। हम राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन आप देखिएगा कि इसका कहीं ना कहीं से इसको रिजल्ट आपको दिखता है। जब आप दूसरे मदों में जब खर्चा करते हैं तो आपका जो बेसिक काम है वो रुक जाता है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी इस बजट पे। मतलब आपके मुताबिक अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ये बजट थोड़ा सा आम जनता के लिहाज से बहुत ज़्यादा गिविंग नहीं होगा, काम चलाने वाला या कार्य को आगे बढ़ाने वाला हो पाए। बिल्कुल, वो चीज़ रुके नहीं, कम से कम उस टाइप का बजट जो काम चालू हुआ है उसी को आगे ले जाना ही सरकार के लिए सबसे बड़ी अभी मुझे लगता है कि ये लक्ष्य होगा। चंद्राकर जी हैं, शशिकांत चंद्राकर साहब, हमने आपका एक प्रोडिक्शन देखा था पिछले बजट को लेकर के, आपने कहा था टैक्स वगैरह पर हम एक बड़ी राहत देख रहे हैं, बड़ा सुखद अनुभव हुआ था। लेकिन ये 3 तारीख को कैसा अनुभव होगा? प्रदेश के पास स्कोप क्या देखते हैं, और क्या कोई राहत का कोना है जो प्रदेश सरकार और वित्त मंत्री जी चौधरी साहब के पास है?
वैसे तो जब से 2017 से जो जीएसटी जब हमारे देश में लागू हुआ, उसके बाद टैक्सेशन के मैटर में बहुत सारा स्कोप हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से जा चुका है। स्टेट के पास सिर्फ 3 प्रोडक्ट बचते हैं, एक डीजल बचता है, एक पेट्रोल बचता है और तीसरा लीकर बचता है, जिसमें कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का है, जिसमें वो डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। बाकी जो उनको जीएसटी के माध्यम से जो चीज़ें मिलती है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल जीएसटी से ही कंट्रोल होता है, और पहले पैसा वहाँ जाता है, उसके बाद वापस स्टेट का पैसा यहाँ आता है। तो यहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं दिखता। लेकिन अभी मैंने आप ही लोगों के माध्यम से कुछ जानकारी मिली है, मीडिया के माध्यम से, कि जो कलेक्टर गाइडलाइन रेट है उसको ऑलमोस्ट डबल करने की तैयारी हो रही। तो मान के चलिए कि वो जो रेवेन्यू मिलती है रजिस्ट्री की वो ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। तो इस तरीके से कुछ न कुछ उनको प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे राव साहब ने कहा कि जो चीज़ें अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सपोज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे 2300 रुपये धान का अगर दे रही है और मैं 3100 रुपया देना चाहता हूँ, तो 800 रुपये की गैप मैं लाऊंगा कहाँ से? वैसे ही मैं महिलाओं को मदद दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को मदद मिलती है, उनका एक आर्थिक स्वावलंबन बढ़ता है, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा आप ला कहाँ से रहे हैं? तो कुछ न कुछ आपको अपने रेवेन्यूज़ के जो जनरेशन है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, या दूसरे तरीके से ये है कि आप रोज़गार जनरेट करेंगे, तो हो सकता है वहाँ से आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में चीज़ें मिलेंगी। जैसे अभी आपने ही जो बोला कि जो स्वरोजगार के ऊपर अपन, जवाहर सर ने बोला स्वरोजगार के ऊपर अपन ध्यान दें, बिल्कुल निश्चित है। छत्तीसगढ़ में जो स्टार्टअप्स की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है जैसा होना चाहिए, उनको जिस तरीके से मदद मिलनी चाहिए। बहुत सारे युवा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट रखा हुआ है, आइडियाज़ रखे हुए हैं, लेकिन उसको आगे कैसे लेके आए उसके बारे में उनके पास कोई योजना नहीं है। तो इन सब चीज़ों में मुझे लगता है गवर्नमेंट अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली जब रोज़गार बढ़ेगा, लोगों का आमदनी बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर उसका इफेक्ट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में ज़रूर जाएगा। हमारे साथ में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले, चूँकि आपने बात की और हम एक कृषि आधारित प्रदेश में हैं, अगर हम उसके बजट को देखेंगे तो बिना किसानों के पक्ष के हो नहीं सकता। इसी तरीके से ज्ञान में भी जो एक अन्नदाता सबसे बड़ा फैक्टर रहा है सरकार बनाने में, सरकार को चलाने में, आज आपकी धान खरीदी को लेकर, उसके बजट को लेकर, उसको मिलने वाले अतिरिक्त धन को लेकर, विकास को लेकर, फसल चक्र को लेकर बहुत सी उम्मीदें एक सरकारों से हम करते हैं। तेजराम पटेल विद्रोही साहब हैं, आप बताइए अब की बार आपकी अपेक्षाएं, उम्मीदें क्या हैं, और पिछली बार जो कहा था वो कितना पूरा हो पाया? 500 करोड़ रखे गए थे भूमिहीन किसानों के नाम पर कुछ नई योजनाओं को आगे चलाने के लिए, इस बार आप क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, किसानों को सरकारों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि सरकार जो है वो नीति निर्धारक होते हैं और उनकी नीतियों का जो प्रभाव है वो हमारी खेती तक पहुंचता है। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा और सरकार को समझना पड़ेगा कि जो किसानों की जो आर्थिक स्थिति क्या है। किसान पूरे की पूरी अपनी कृषि के ऊपर निर्भर रहता है। अपनी कृषि उपज को जब बेचता है तो अपने बेटे को पढ़ाता है, कोई मेहमान आता है तो उसकी खातिरदारी करता है, कोई बीमार होता है तो उसकी चिकित्सा भी प्रबंधन करता है। मतलब सारी जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो किसान है वो खेती के ऊपर निर्भर है। अब सवाल यहाँ पर यह होती है कि किसानों के जो उपज है उसका उपज का दाम सरकार तो एक तरफ तय कर देती है न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन उन न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या किसानों की सभी उपजों का खरीदी हो पाता है? ये नहीं हो पाती है। तो सरकार से हमारी उम्मीद है कि ऐसा एक कानून लाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसानों को हो, चाहे वो आज बेचे चाहे कल बेचे। जैसे अभी 14 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक फसल की खरीदी हुई, लेकिन बाकी जो फसल जो बाकी है पूरी की पूरी खरीदी तो हुई नहीं। अभी 28 से 30 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन है, औसत उत्पादन 28 कुंटल है, लेकिन सरकार खरीद रही है 20 कुंटल। 8 कुंटल में अगर वो 4 कुंटल बचाता है, 4 कुंटल को भी अगर वो बाज़ार में बेचता है तो 1900 से 2000 प्रति क्विंटल बाजार में बिकता है। आज का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जैसे पहले परिस्थितियाँ थी, कोठी परिस्थिति थी किसानों के पास में, जब उनको ज़रूरत होता था अपने कोठारी से धान निकालते थे और बेचते थे।
तो ऐसा परिस्थिति तब होगी जब न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होगी, और जब जब ज़रूरत पड़ेगी उस तब किसान अपने उपज को बेच सकता है और वो कर सकता है। कर्मचारियों की क्या मांग रही है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग का हमेशा हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्हें शिकायत भी है और उन्हीं के ऊपर पूरा दारोमदार है कि आपको सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना है। प्रदेश से आपकी ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि केंद्र ने जो देना था वो दे दिया, क्या है अब आपकी उम्मीद क्या है? देखिए, चौधरी साहब कर्मचारियों से की जो आज वर्तमान में स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि लगभग 4 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ में के हैं जी, जबकि 7 लाख अनियमित कर्मचारी हैं। अब आप ये मान सकते हैं कि एक समय में आज से 10 साल पहले ये संख्या 10 लाख से ऊपर थी नियमित कर्मचारियों की। तो नियमित कर्मचारियों की भर्तियां हो नहीं रही हैं और जो है उन्हें भी उनका जो हक है वो नहीं मिल रहा है। खास तौर पे ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, सरकार ने घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि भाई हम केंद्र के समान डीए देंगे, केंद्र के समान जो सुविधाएं देंगे, ये लिखित में सारा कुछ है, चौथा उच्च वेतनमान देंगे। तो पिछले साल के बजट में तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी भी डीए में अभी भी डिफरेंस है, अभी भी जो चौथा क्रमोन्नति है वह भी घोषित नहीं हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम पिछली सरकार ने लेके आई थी, नई पेंशन योजना को उन्होंने खारिज करके नई पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना लेके आई। वो आज भी निगम मंडल आयोगों में वो लागू नहीं है, कहीं पर भी लागू नहीं सिवाय सरकारी कर्मचारियों के। तो काफ़ी आशाएं हैं कि इस समय जो हमारे वित्त मंत्री हैं, इस बजट के माध्यम से जो घोषणाएं हैं, जो वादा है, ये समझ लीजिए कि ये तो मोदी गारंटी हम कहते ही हैं और मोदी जी पे भरोसा है सारे लोगों का, तो वो दिख रहा है और ये दिखना भी चाहिए इस बजट के माध्यम से कि कर्मचारियों की जो आशाएं हैं वो पूरी होंगी, ऐसा हम समझ रहे हैं। ठीक बात है। अब ज़रा मैं थोड़ा बाज़ार का रुख करता हूं क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ लोगों की उम्मीदों की बात की और हमारे साथ में यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जय ननवानी साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। तो मैं चाहूँगा कि अब जय जी आप अपनी बात रखिए, क्या चैम्बर उम्मीद रखता है प्रदेश की सरकार से और चौधरी साहब से, वित्त मंत्री जी से? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद। इसमें मैं एक अपनी बात रखना चाहता हूँ। हाँ जी। सभी वर्ग की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है और शासन रेवेन्यू के लिए अगर सबसे बड़ा जो कलेक्टर है वो एक व्यापार जगत है, व्यापारी है जो कलेक्शन करके सरकार तक रेवेन्यू पहुंचाता है। यदि सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो बाज़ार के अंदर में जो पैसे की मांग है वो व्यापारी तक पूरी हो जाएगी और सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी। सरकार से व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि जो हमारे प्रदेश के पारंपरिक बाज़ार हैं, आज उन बाज़ारों के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी सुविधाओं की भी कमी है, जिनको सुदृढ़ करके व्यापारी मतलब ग्राहकों को बाज़ार तक लाया जा सकता है। आज ऑनलाइन के लिए जैसे सर बता रहे हैं कि सेंट्रल के ऊपर में सारी हमारी टैक्स की जो सिस्टम है वो उधर डिपेंडेंट है। आप देखोगे आज ऑनलाइन बाज़ार ने ये स्थिति पैदा कर दी है कि ऑनलाइन हर चीज़ मंगाई जा रही है। टैक्स पॉइंट ऑफ सेल जो है वो हर समय दूसरी स्टेट होती है और जो उपभोक्ता होता है वो हमारे प्रदेश का होता है। तो जो टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए हमारे स्टेट को, वो स्टेट को टैक्स कलेक्शन नहीं मिलती है, वो चली जाती है बाहर। तो वो कहीं ना कहीं आज हमारे प्रदेश के अंदर में ऐसी उत्पादन की जो क्षमताएं हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो कमी है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास में डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू आ नहीं पा रही है। तारक मालू जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आप सराफा एसोसिएशन के। सराफा में लोग अब तक निवेश भी करते आए हैं और ज़रूरत के मुताबिक भी पहुंचते हैं। अब जो सिनेरियो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का, देश के बाज़ार का और स्पेशली सोने चांदी के बाज़ार का, उसको लेकर आप क्या उम्मीद सरकार से रख रहे हो? देखिए, पहली बात तो अभी जो रेट्स बढ़ रहे हैं, हाँ जी, ये सेफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आज भी आपके लिए बेहतर है सोने चांदी में निवेश करना, और इससे सरकार को रेवेन्यू मिलती ही है सोने चांदी से। हाँ ठीक है, 1% बहुत कम है, उसमें हम और कम करने की इसलिए बात कर रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। सोने चांदी में 10 ग्राम भी आप लेते हैं तो लगभग 90,000 रुपये और 92,000 रुपये 10 ग्राम सोने का यदि कोई जेवर लेंगे तो आप उतना पैसा, और तो पर 92,000 पे टैक्स भी तो दे रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। यदि स्टेट गवर्नमेंट इस बिजनेस को और बढ़ावा देना चाहती है, अपनी रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, तो जीएसटी जो है उसको जो 1.5% उसको यदि कम कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी। और जैसा भी यहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की बात हो रही थी, ऐसा शायद ही कोई नेशनल ब्रांड हो जो राजधानी में या छत्तीसगढ़ में ना आ चुका हो, जिनसे आपका सीधा कंपटीशन है परंपरागत कारोबार करने वालों का।
उसको लेकर आप कोई डिमांड रखना चाहेंगे? जी, हमारी बहुत पुरानी डिमांड है जो पिछली सरकार ने हमारी मांग को माना भी था और उसको स्वीकृति दी थी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आए भी थे, किंतु किन कारणों से अभी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जिसका नक्शा भी तैयार हो चुका है, केवल और केवल एक नेताजी ने हाई कोर्ट में लगा दी थी रीट और वो रीट भी खत्म हो गई है। फिर अभी निर्माण कार्य यदि चालू होता है तो सरकार को बहुत बड़ी रेवेन्यू सराफा से मिलेगी। उसके साथ एक बात और जी, ये बहुत बड़ा हब बनेगा। इसमें टोटल, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन आई थी, मैं उससे प्रेसिडेंट था, मेरे पास एप्लीकेशन आई थी, तो वह केवल देश से नहीं थी, देश के बाहर की भी एप्लीकेशन थी। तो ये अब सही समय आ गया है, इसको कर देना चाहिए, हाँ, क्योंकि विजनरी जैसा अभी बोल रहे हैं साहब के विजनरी एक बजट होगा, तो आपको लगता है इस बार हो जाएगा? हाँ, उम्मीद करता हूं कि इस बजट में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का निर्माण और नए पंडरी बस स्टैंड में होना चाहिए, न कि नया रायपुर। डॉक्टर शिफाली जैन जी, चूंकि आप यहाँ विमेंस को, महिला वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इसमें महिलाओं का घर का बजट बनाना, उनको घर को अच्छे से चलाना, तो आप एक महिला वर्ग की तरफ से क्या सलाह देंगी या मांग करेंगी प्रदेश के वित्त मंत्री से? नमस्कार सबसे पहले जी। एक महिला होने के नाते जैसे कि अभी सभी ने कहा कि जो महतारी वंदन योजना के बारे में मैं कहना चाहूँगी, लगभग 70 लाख महतारी, छत्तीसगढ़ की महतारी इस स्कीम से लाभान्वित है और जैसा कि संभावित है कि 1,60,000 करोड़ का बजट आने वाला है हमारा, तो उसमें डेफिनेटली एलोकेशन जो है महतारी वंदन को लेकर वो भी बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा पाएंगी। दूसरा, मैं जो ध्यान आप चाहती हैं कि ये दायरा बढ़े या अमाउंट बढ़े? ये दायरा पहले बढ़े, क्योंकि बहुत सारी एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है, जिनको इस लाभ की ज़रूरत है, वो इनसे वंचित है, तो उन तक ये सुविधा, ये स्कीम पहुँचे। और दूसरी चीज़, एक शिक्षाविद होने के नाते मैं कहना चाहूँगी, जैसा कि नवीन राज्य है हमारा, नवीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं ओपी सिंह जी, हाल ही में ओपी चौधरी जी, ओपी चौधरी जी, हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट आई थी जिसमें बिलासपुर ज़िले के जर्जर होते हुए स्कूलों की दशा पर एक रिपोर्ट आई थी, जिस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए हमारे माननीय हाई कोर्ट ने बिलासपुर ने उस पर जवाब मांगा, जिस पर शिक्षा सचिव ने बताया कि करीब 160 के ऊपर स्कूलों की मरम्मत, रिनोवेशन का काम बिल्कुल हो चुका है और आगे भी हो रहा है, तो जिस पर आगे उन्होंने कहा कि एक अच्छा विस्तृत रिपोर्ट की मांग की गई। और जैसा कि जो शिक्षा विभाग है हमारा, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास है, विष्णुदेव साय जी के पास, तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बजट एलोकेशन में प्राइमरी जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में अच्छा खासा एलोकेशन होगा, खासकर उसकी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ठीक है। और बहुत सारे स्कूलों में अध्यापकों की कमी से गुजर रहा है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मूलतः शिक्षकों की कमी है उसको दूर कराना चाहते हैं आप, और महिलाओं के लिहाज से आप चाहते हैं कि दायरा बढ़ जाए जो महतारी बंधन है उसका, तो शायद और ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ जाएगा। अब वक्त थोड़ा सा हमारे पास में जिस तरीके का है, मैं चाहूँगा एक क्विक, हम सबसे बात कर चुके हैं, अब बात आती है पॉलिटिकल एंगल्स की। तो दोनों पक्षों से मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ी देर के लिए राजनीति को अगर परे रखकर रियलिस्टिक बात करें, तो क्या आप इसमें रखते हैं? पहले विपक्ष को सुन लें, आप कंक्लूड करिएगा जी। आप बाद में तो एक लाइन तय कर चुके होंगे कि बड़ा निराशाजनक बजट है, अभी के लिए क्या सोचते हैं? अभी अपेक्षा और आशा बता दीजिए जी, आपकी उम्मीद क्या है सबको सुनने के बाद? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस देश में चल रहा है, शायद उसको अभिव्यक्ति आपने स्वतः ही कर दी जनता की तरफ से कि निराशाजनक। मैं आपको बता दूं, हम उन विपक्षियों के में से नहीं हैं कि अभी बजट आया ही नहीं है और हम कह दें कि निराशाजनक होगा। तो मुझे लगता है कि राजनीति विरोध से परे उठ के करनी चाहिए। और मैं बहुत सारे विद्वजनों को सुन रहा था और बहुत सारे प्रश्न मेरे जहन में ज़रूर आ गए, और
कहते हैं ना कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। लेकिन जैसा कृष्णा भैया ने कहा, जवाहर सर ने कहा, आनंद भैया ने कहा, दिवांकन भैया ने कहा, चंद्राकर भैया ने कहा, मैं सबका एक एक, अगर आप समय देंगे तो मैं पॉइंट बता दूं और कुछ पॉजिटिव चीज़ भी बताऊंगा। देखिए, हम लोग के राज्य को बने लगभग 25 वर्ष हो गए। पहला बजट 57,000 का था, 5700। तो आज जो बजट है वो लगभग, पिछला जो बजट था 1.45 लाख करोड़ रुपए का, और अब जो अभी अनुपूरक बजट के बाद वो हो गया है 1.60 लाख करोड़ रुपए। और आज सीएम साहब का स्टेटमेंट है कि अब जो बजट हम पेश करने जा रहे हैं लगभग वो 1.25 लाख करोड़ का होगा। ठीक है। तो निश्चित तौर पे देखिए, ये छत्तीसगढ़ राज्य, जिन सपनों के साथ हमने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करने में सब ने यहाँ पर अहम भूमिका निभाई है पुनीत जी, और हम सब उसके गवाह हैं कि जिन सपनों के साथ हमने छत्तीसगढ़ को बनाने का प्रयास किया था, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे वो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा हमको फोकस करना चाहिए। रही बात ओपी चौधरी जी की, आपने बात की, अभिन्न मित्र हैं हमारे बहुत अच्छे, और उनकी सोच को हमने देखा है लाइब्रेरी के अनुरूप, अच्छी सोच है। आनंद भैया ने कहा जिस प्रकार से अच्छे अधिकारी रहे, लेकिन मुझे एक चीज़ कहना है कि जिस प्रकार से, जैसे भैया ने कहा, चंद्राकर सर ने कहा कि 3 चीज़ ही बची है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। एक लीकर, जिसके लिए वो मनपसंद ऐप ला चुके हैं। दूसरा उन्होंने कहा पेट्रोल और डीजल। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम नागपुर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे फ्रेंड लोग को नागपुर के बाद अगर छत्तीसगढ़ होकर आंध्र प्रदेश जाना है तो वो वहाँ गाड़ी फुल कराते हैं और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में फुल कराते हैं। तो 3 और 4 रुपए का गैप आता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो छत्तीसगढ़ से जा रहा है और छत्तीसगढ़ को कवर कर रहा है, और अगर यहाँ उसको 2-3 रुपए कम मिलेगा तो वो रेवेन्यू जो है हमारे स्टेट को मिलेगी। इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ कंजम्पशन अगर हम करेंगे, मान लीजिए कोई गांव में हम कोई फैक्ट्री डालते हैं या सेल्फ जो हैंड्स होते हैं, महिला स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं, हम जिनको स्वरोजगार देने का काम हम कर रहे थे, और अगर मान लीजिए, समझ लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, एज्यूम करते हैं कि हम कांकेर के पास वो इंडस्ट्रीज ला रहे हैं और वहाँ पर कोई प्रोडक्शन होता है और वहीं उसका कंजम्पशन हो जाता है, तो उससे जो वैल्यू आएगा, हरक भैया बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे कि वहाँ वो लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वहाँ उसका वैल्यू एडिशन होगा। तीसरा, जिस प्रकार से जीएसटी पे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा एक प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और चूंकि हम उसका वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका कंजम्पशन ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो रहता है जो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड आईजीएसटी जो इंटर स्टेट होता है, तो उसका पूरा बेनिफिट जो है वो इंटर स्टेट को मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस पर सरकार सोचे, और मैं फिर आता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार को जरूर सोचना चाहिए पुनीत जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सोचना चाहिए। चलिए, फाइनल कमेंट, आप सबको सुन चुके हैं। उम्मीदों से आपके कंधे थोड़े से ऐसा तो नहीं, भरे भरे से तो नहीं लग रहे हैं राजीव जी? सबकी सुन ली आपने, ये सब आपको पहुंचाना है। आपका पक्ष है, आपकी सरकार है, और अब तो ट्रिपल इंजन हो गए। धन्यवाद जी। कौन कहता कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये जो लोग हम बैठे हैं, समाज के चुने हुए लोग हैं जो सफल है और समाज को दिशा दे रहे हैं। और हमारा बजट 3 तारीख को आ रहा है। छत्तीसगढ़ का बजट जो मुख्य रूप से जो 3 मुख्य आयाम है, कृषि, उद्योग और सेवा, और तीनों की बात यहाँ पर हो गई। यहाँ उद्यमी भी बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बैठे हैं, कृषक भी बैठे हैं, और सेवा के लिए कृषि जो हमारे ज्वेलरी पार्क की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से अभी 7.5% का हमारा जो ग्रोथ रेट है छत्तीसगढ़ राज्य का, वो है। तो मैं आपको बता दूं, खुशी की बात है कि हम ऐसा नहीं कि छोटी सी एक चिंगारी देखने की एक विकास के आयाम है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है और विकास की ओर अग्रसर है, और एक आशावान बजट आने वाला है। और ये जो तीनों क्षेत्र मैंने आपको बताया, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है छत्तीसगढ़ की अन्य राज्यों की तुलना में। और जो बात है कि नवोदित राज्य होने के बाद जैसे एक नए बच्चे में जोश, उमंग, उत्साह रहता है, वही जोश, उमंग, उत्साह है कि बहनों को महतारी वंदन मिल रहा है। जो बीजेपी की जो फिलॉसफी है, अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय की बात करते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक, प्रथम व्यक्ति तक विकास पहुँचे, तो उसी के अनुरूप अगर हम कहें कि एंटरप्रेन्योरशिप तो केंद्र सरकार दे रही है, तरुण कृषि योजना से लेकर जो बिना कोलेटरल के जो ब्याज बिना मुक्त के जो पैसा दिया जा रहा है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र में। और अभी हम देखते हैं कि जो सोना हम
यहाँ से खरीदते हैं, सूरत से और बम्बई से होता है। तो अगर ये बन जाएगा, निश्चित रूप से प्रावधान रहेगा उसमें, तो इंफ्रा जो सेवा क्षेत्र है उसमें बहुत रेवेन्यू आएगा। जैसे कृष्णदास जी कह रहे थे कि हमारे पास खर्चे दिख रहे हैं। एक गृहिणी जब अपना घर का बजट बनाती है, उसी प्रकार जब सरकार बजट बनाती है तो हमारे पास खर्चे दिख रहे हैं, लेकिन आवक का जो सबसे जो आशावान दिख रहा है कि सेवा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के पास प्रचुर संभावना है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की बात कर दें, अभी हमारे मित्र कह रहे थे टूरिज्म की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते थे जो जब हमारा राज्य पहली बार बना और जो दूसरे राज्य थे उसकी तुलना में लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ गया है। अब ये मतलब डेवलपमेंट स्टेट बन गया है। देखिए आपके पास में मैं इसलिए, और एग्रीकल्चर की भी अगर मैं बात कर लूँ तो एग्रीकल्चर में भी जो जोगी जी ने कहा था कि फसल चक्र परिवर्तन होना चाहिए और गरीब धरती के अमीर लोग वो कोट करते थे। आज हम उस स्थिति में हैं कि अमीर धरती के अमीर लोग हम शीघ्र ही होने वाले हैं। और ये कोई थोती बातें नहीं है, कोई भाषणबाजी नहीं है, ये दिख रहा है कि किस प्रकार से भारतमाला परियोजना। आपने बात बहुत अच्छी की कि अमीर धरती के अमीर लोग, लेकिन इस दिशा में अभी केंद्र भी काम कर रहा है, राज्य को भी काम करना है। और आने वाले समय में चूंकि ज़्यादातर वक्त प्रदेश बनने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट रही है, तो फिर आपको जाहिर तौर पर इसमें उम्मीदें आपके पक्ष में, आपके सरकार के साथ में ज़्यादा जुड़ती हैं। मैं सिर्फ एक बात को कहूँगा कि इतना तय है, 3-4 चीज़ें जो आप सबकी चर्चा से निचोड़ हम निकालते हैं। पहली बात यह कि 2047 तक जिस विकसित भारत का स्वप्न प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, और एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे हैं ओपी चौधरी साहब, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी, ये मानकर चलिए कि वो डेफिनेटली उस बात को आगे बढ़ाएंगे, ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक विजनरी बजट आ सकता है, जैसा हमारे साथ में हमारे गेस्ट बता रहे थे, कह रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि जिन योजनाओं के बूते सरकार बनी है उनको आगे बढ़ाना, सफलतापूर्वक स्मूथली चलाना, बल्कि और एक्सटेंशन जो मांग कर रही हैं महिलाएं, वहां तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कर सकती है वो हम इस बजट में देखेंगे। कुछ घंटों की बात और है, जब प्रदेश का बजट आ जाएगा मैं फिर आप सब लोगों के साथ में कंक्लूड चर्चा करना चाहूँगा। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति जिसके कमेंट आपने सुने हैं उसको लेकर आपकी भी कोई राय है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ये कोशिश करेंगे कि हम वो वित्त मंत्री जी तक पहुंचा सकें। फिलहाल मैं आप सबका इस राउंड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बात रखी है। तो आपने सबको सुना कि बजट को लेकर उनकी उम्मीदें क्या हैं, लेकिन ये उम्मीदें जब हम वित्त मंत्री जी तक पहुँचाएँ तो बजट की तैयारी तकरीबन हो चुकी है। एक लाइन में हम इन सारे एक्सपर्ट से पूछते हैं कि वे वित्त मंत्री जी को सलाह, उम्मीद या जो भी कहना चाहते हैं सीधा डायरेक्ट आप इस मंच पर कह सकते हैं। आइए सुनते हैं। सबसे पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ में जय जी हैं। जय जी, अपनी बात रखें, एक लाइन में क्या कहेंगे? मैं वित्त मंत्री जी से एक मांग रखना चाहता हूं कि व्यापारी जो है वो आजीवन एक टैक्स कलेक्टर के रूप में जब सरकार के लिए नियमित सेवाएं देता है तो सरकार को भी चाहिए कि व्यापारी को उस तरीके से ले कि उनको जो सुविधाएं हैं जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल से, या ऐसी सिक्योरिटी, क्योंकि व्यापारी पूरे जीवन करने के बाद अगर एक झटका खाकर भी गिरता है तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है कि वो रिवाइव कर सके। तो मेरी मांग है कि वो उस विजन में सरकार को सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आजीवन उनके लिए रिवाइवल प्लान एक। आनंद सिंघानिया जी हमारे साथ में, जी अपनी बात रखिए। रियल सेक्टर क्या चाहता है? वित्त मंत्री जी डायरेक्ट। वित्त मंत्री जी की कार्यशैली और उनके विजन को देखते हुए मुझे लगता है कि एक विजनरी बजट होगा जिसमें लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, और एक ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बात होगी, जैसे ग्रेटर रायपुर हुआ या बाकी मास्टर प्लान के रोड्स के एग्जीक्यूशन की बात हुई। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि 18 लाख मकानों के निर्माण की बात होगी, बल्कि इससे ज़्यादा। एंड तीसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हम गाइडलाइन रेट और रजिस्ट्री शुल्क को हम कम कर सकें। पिछली सरकार ने 0.8 से 4% रजिस्ट्री शुल्क को कर दिया था, वो वापस कम होना चाहिए, भले गाइडलाइन तर्कसंगत हो जाए। ठीक है। हरक मालू साहब, सराफा की तरफ से एक लाइन में आप क्या कहेंगे वित्त मंत्री जी को? हम सराफा यह उम्मीद करता है, सराफा सबसे बड़ी रेवेन्यू भी देता है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क और मैन्युफैक्चरिंग हब, जेवर के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब यदि यहाँ बन जाता है तो निश्चित तौर पर सरकार की रेवेन्यू सराफा से दोगुनी हो जाएगी। सत्ता पक्ष की तरफ से हमारे साथ में राजीव जी बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगे? आप स्वयं क्या उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से? बिल्कुल, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो स्वरोजगार की बात है, वो बढ़नी चाहिए। और मैं बिल्कुल आशावान हूँ कि हमारी सरकार उस दिशा में काम करेगी। स्किल डेवलपमेंट और कम दर पर भूमि उपलब्ध करवाना,
और उद्योग का वातावरण बनाना, जो भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, जो आज लगातार आप देख रहे हैं कि इतने सारे राज्य में विजय चक्र पर अगर जा रहे हैं, जो हमारा श्रमिक का घोड़ा चल रहा है, उसके पीछे कोई कारण, कोई भाषणबाजी नहीं, कोई लुभावने वादे नहीं है कि वातावरण कैसे बने, औद्योगिक वातावरण, व्यापारिक वातावरण, कृषि का वातावरण, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, उद्यम करें, अपना रोजगार लगाएं। आज ये सीमेंट का हब है, लोहे का हब है, तो ये उम्मीद आप करते हैं कि ये वातावरण बनेगा इस बजट के बिल्कुल बाद? बनेगा। इस बजट से एक औद्योगिक वातावरण बनेगा जिससे लोग खुशहाल होंगे। जी, आर कृष्णदास साहब, आपकी वित्त मंत्री जी से क्या डिमांड है या बात है? डिमांड ये है कि आप देखिए, जो टैक्स स्लैब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज किया है, उससे क्या है कि पैसे लोगों के पास बचेंगे, क्योंकि अधिकांश लोग इन्वेस्ट इसीलिए करते थे कि वो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स रहते थे, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्ट करते थे, तो अब उनके हाथ में पैसे आएंगे। वित्त मंत्री जी को ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए कि जो हाथ में लोगों के पैसे हैं वो या तो रियल स्टेट में वो इन्वेस्ट करें या फिर ज्वेलरी में, तो ऐसा कोई उनके लिए कोई ऐसा उनको प्रमोट करे या उनको किसी तरीके से प्रोत्साहित करें कि वो जो पैसे बच रहे हैं वो उसका सही उपयोग हो जाए। ताकि देखिए, अगर एक रियल स्टेट का प्रोजेक्ट आता है तो मजदूरों को काम मिलेगा, उसके बाहर एक अगर चाय की टपरी लगाता है उसका भी रेवेन्यू बढ़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, क्या बोलेंगे आप वित्त मंत्री जी को? मैं तो वही बोलना चाहूँगा पुनः कि अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू अगर बढ़ानी है, रेवेन्यू बेस अगर बढ़ानी है, तो निश्चित तौर पे आपको व्यापार बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। न सिर्फ व्यापार व्यवसाय, बल्कि पिछली सरकार में एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का कंसेप्ट आया था, जहाँ पे गांव-गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया गया था। शायद अब उसका जो काम है लगभग रुक सा गया है या उसकी रफ्तार कम हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि जो रूरल एरिया में जो अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी अगर हम सब सोचें तो वहाँ भी व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा और उस तरीके से गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ने की पूरी संभावना है। प्रदेश की महिलाएं, डॉक्टर साहब क्या सोचती हैं? हमारे साथ में जैन हैं, डॉक्टर जैन। मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी यही उम्मीद है हमारे वित्त मंत्री जी से कि जो बजट एलोकेशन है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्कूली शिक्षा और इंक्यूबेशन सेंटर्स में और ज़्यादा बजट एलोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासेस को और ज़्यादा डिजिटलाइज करना, स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि NEP 2020 और विजन 2047 के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़रूरी है और आज हमको इस पर काम करना हमारी आवश्यकता है। मैं दो मांगे रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि हमें स्कूल शिक्षा पे बहुत ध्यान देना चाहिए और दूसरा हॉस्पिटल्स पे ध्यान देना चाहिए। स्कूल जो बंद हो चुके हैं उसको रीओपन करके वहाँ पर बच्चों के कैसे हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, कैसे स्कूल की बिल्डिंग बनाएं, कैसे वहाँ पर बच्चों को और हम नॉलेजफुल करें, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। दूसरा हॉस्पिटल, कि कैसे हमें अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक को हॉस्पिटल सरकारी योजना का लाभ मिले। तेजराम पटेल साहब, किसान की एक कोई बात सीधे वित्त मंत्री जी से। देखिए, हम किसान हैं और उपभोक्ता भी हैं। हम वित्त मंत्री जी से ये उम्मीद करते हैं कि जो किसान अपनी ताउम्र खेती किसानी में बिता दिए हैं उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था की जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो खेती करते हैं वो जैसे तैसे जीवन यापन की साधन न रहे, बल्कि हमारी जो कृषि है वो रोजगार सृजन कर सके, इसके ऊपर भी उनको ध्यान फोकस करना चाहिए। जी, डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब शिक्षाविद भी हैं, और एक लाइन में अगर हम इस बजट को बनाते समय वित्त मंत्री जी से कुछ कहना चाहें, वो क्या होगा आपके मुताबिक? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुपालन जल्दी से जल्दी हो और उसके व्यय का प्रावधान हो। दूसरा है, टीचरों की कमी को पूरा करें ताकि गुणवत्ता बढ़ सके, और उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा को किस तरह से जोड़ पाएं ताकि एक समानांतर चीज़ें बन पाएं। जी, अरुण दिबांगन साहब। यह जो पूरी परिचर्चा हुई है यहाँ पर, उस चर्चा का मुख्य सार ये है कि वित्त मंत्री जी क्या कहने वाले, क्या करने वाले हैं। ठीक है। और उसका एग्जीक्यूशन के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता हो कि बगैर कर्मचारियों के हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं कर्मचारी प्रतिनिधि होने के नाते मैं ऐसे सोचता हूँ कि कर्मचारियों को दुखी करके आप कोई सेवा नहीं ले सकते उनसे। तो आवश्यकता इस बात की है कि मैं तो विद्युत क्षेत्र से हूँ, विद्युत क्षेत्र में संविदा कर्मचारियों की भर्ती 9 साल हो गए उनको संविदा पे काम करते हुए, और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और लगभग 100 से ज़्यादा लोग अपाहिज हो गए हैं, और उनके नियमितीकरण की बात नहीं हो रही है, OPS की बात नहीं हो रही है। इसमें किसी को कुछ नहीं होना है, पब्लिक को कुछ नहीं लगना है। पुराने प्रॉब्लम सॉल्व करे वित्त मंत्री जी, ये आप कहना चाह रहे हैं? ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनता की सेवा करना है ना ओवरऑल, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कर्मचारी नहीं रहेगा तो शायद वित्त मंत्री जी की सारी योजनाएं फेलवर हो जाएंगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि आपके माध्यम से कि वित्त मंत्री जी इस पर ध्यान दें। चलिए, वेल सेड, सबने अपनी अपनी बात कह दी और निचोड़ यही है साहब
कि प्रदेश को बने हुए 25 वर्ष हो गए, सरकार को बने हुए भी एक वक्त हो चुका है, और इसके बाद अब ट्रिपल इंजन जुड़ने के बाद ये टर्म भी सरकारों के द्वारा दी गई है, तो वित्त मंत्री जी के पास में भरपूर अवसर है एक विजनरी बजट लाने का, 2047 के विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का, पिछली बार के ज्ञान को विस्तारित करने का, हर वर्ग को लेकर जो उम्मीदें हैं वो आपने इस मंच से भी सुनी है, ये हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। और क्या उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती हैं, क्या वो कर सकते थे और क्या नया जोड़ सकते थे, इस पर भी हम डिस्कशन करते रहेंगे। फिलहाल आप सबका धन्यवाद देते हैं कि बजट को लेकर इस परिचर्चा में आपने हिस्सा ली। इंतज़ार रहेगा आफ्टर बजट इन सारी उम्मीदों पर आए बजट को परखने का, तब भी जुड़िएगा, फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।